हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के वैद्युत चालन चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 ले लिया था। इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 12th का फिजिक्स ऐसा है कि सारे चैप्टर और चैप्टर में पढ़े टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले, इससे पहले हमने अफवाह वेग पढ़ा, अफवाह वेग या अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पद पढ़ा, श्रांतिक काल पढ़ा, वैद्युत धारा क्या होती है वो पढ़ा, वैद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है ये पढ़ा। ये सारी चीजें इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत धारा और अफवाह वेग में क्या संबंध है, और इस संबंध को परिभाषित करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफवाह वेग क्या है भाई। ठीक है ना, तो कल जो लेक्चर भेजा गया था उसमें बताया गया था अफवाह वेग क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए वैद्युत धारा वास्तव में क्या है, वो Q/T वाला वैद्युत धारा नहीं जो हमने वैद्युत धारा कल बताया था। क्या होता है वैद्युत धारा कि आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं सर जी, वैद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला आज का हेडिंग डालिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग, अफवाह या अनुगम जो लिखना चाहे, इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। पहला डालिएगा हेडिंग, इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में हम संबंध की बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है। हम उस संबंध के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आएंगे। जब मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं, तभी मुझसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, क्या? उसने बोला सर जी तब मुझे ये बताइए कि हम तो बोलते हैं कि 5 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इसका मतलब क्या 5 इलेक्ट्रॉन गुजर गए? 6 एम्पियर की वैद्युत धारा आ रही है, तो क्या सर जी 6 इलेक्ट्रॉन गुजर गए? अरे मैंने बोला बात तो बहुत सही बोला बच्चा, ये हम लोग निकालते कहाँ से हैं? तो देखिए ये वास्तव में क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में गए, वही है वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने के अनुपात को ही हम वैद्युत धारा की क्वांटिटी से नापते हैं, और जो क्या होता है, जो होता है I = Q/T। तो हम ध्यान देंगे पे एक फिगर बनाएंगे, पहले वो आपको बनाना आना चाहिए। देखिए ऐसे कर दीजिएगा और इधर से ऐसे कर दीजिएगा, और दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दीजिएगा, अब यहाँ से हम बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, फिर और इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर इसके सिरों के बीच एक वैद्युत धारा लगा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं E। जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे E तो ये किसे चलने लगेंगे सर जी, ये अफवाह वेग VD से गति करने लगेंगे। यहाँ पे हम पता करेंगे कि आखिर I = में होता क्या है। तो हम धारा को नापते किससे है, क्वांटिटी क्या होती है सर जी, हमको पता है I = Q/T। ठीक है, पहले यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भी, हिंदी में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि चालक के सिरे से T समय में गुजरने वाले आवेश का माप Q हो, तो वैद्युत धारा क्या आएगी, ये आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ हो, अब माना, देखिए आप मान लेते हैं, माना चालक का एकांक जो क्षेत्रफल है, वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल A है, तथा चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है,
एन है, एन है। यहां पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चालक का ये सिरा है और इसका क्षेत्रफल जो एकांक, इसका जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट, यहां पे लिख लीजिएगा, अच्छा एकांक नहीं, किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल क्या है वो ए है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, यानी कि इसके मुख का क्षेत्रफल क्या है, ए है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने होंगे इस मुख से ही तो निकलेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से ही निकल जाएगा, नहीं, हमने यहां से वैद्युत धारा दी, इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया, तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है यहां से ही निकलेंगे, इसके मुख से ही निकलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए अपवाह वेग इधर का है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकलते हैं तो इसका क्षेत्रफल ए है, तो बस उसी क्षेत्रफल में से न निकलेंगे। और कितने निकलेंगे, जो उनका एकांक आयतन रहेगा, यानी कि देखिए मान लीजिए ये यहां से निकलने वाले हैं, तो बस इसी एकांक आयतन वाला ही जाएंगे, एक बार में ये इतना ही जाएंगे, तो ये एकांक आयतन है, इतना ही बस जा पाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट से, चालक के अनुप्रस्थ काट से कुल गुजरने, अनुप्रस्थ काट से टी समय में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी सर जी, ए क्षेत्रफल से गुजरेंगे तो ए, और कितने गुजरेंगे, अब एन ही तो बस जा सकते हैं ऐसे, तो एन और कितने समय में, उनकी स्पीड क्या है जाने की, तो सर जी वीडी अफवाह वेग, और कितने समय में गुजर रहे हैं टी, तो एक सेकेंड टी समय में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अगर यहाँ पे एक सेकेंड कर दिया जाता तो ये क्या हो जाता, 1 हो जाता वी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी। तो अब हमसे कोई बोल दे कि टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, तो सर जी टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बताइए कौन बताएगा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, 5, ये क्या है, मैं बोल रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए इसको, जो ए है, एन है, वी एन का मल्टीप्लाई करने 5 आया, तो मैं बोला 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी कि कुल कितने आवेश गुजर रहे हैं सर जी 5e मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया बच्चे, तो हमने यहाँ पे कर दिया ए इंटू में एन इंटू में वी डी इंटू में टी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ई। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन का इसमें आवेश मल्टीप्लाई किया तो चीजें क्या बन जाएंगी, टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा बन जाएंगी। अब देखिएगा, क्या टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही क्यू है, तो जी सर टी समय में यहां पर गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही तो हमने क्यू ली थी, तो ये क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी टी, यही तो क्यू है ना, टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। यहां पे हमने क्या लिखा था, यदि किसी चालक के सिरों से टी समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्यू हो तो चालक के सिरों के बीच बहने वाला धारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यही क्यू तो क्यू है। तो वास्तव में जो आपकी धारा होगी वो क्या हो जाएगी, अब यहां से क्यू का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगी एन ई ए वी डी टी, और अपॉन में क्या आएगा टी, टी से टी कट जाएगा, आई इक्वल टू क्या आएगी एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वी डी क्या है अफवाह वेग। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एकदम जबान टू जबान पे आनी चाहिए।
ये इतनी सारी चीजें आपके जबान पे एकदम क्लियरिटी से होनी चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, एक कंफ्यूजन भी मात्र नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, धारा हो गई, ये क्या हो गई, धारा इक्वल टू आई इक्वल टू NeAVD। अब हम यहां से आगे चलेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या है, तो यही संबंध है, I इक्वल टू NeAVD, I इक्वल टू NeAVD। इलेक्ट्रॉन के वैद्युत धारा और अफवाह वेग में क्या संबंध है, अफवाह वेग में क्या संबंध है, तो सर जी I इक्वल टू NeAVD। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलेंगे आगे, अब हम इसको इरेज करते हैं। अब एक इसमें आपको नया शब्द मिलेगा, ये शब्द आपने अभी तक नहीं सुना होगा, और वो शब्द होगा क्या, वो शब्द होगा क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व, ये जो धारा घनत्व शब्द है ये पूछा जाता है भाई, ये जो धारा घनत्व शब्द है पूछा जाता है, इसकी परिभाषा आपको याद करनी होगी। देखिए इसकी धारा घनत्व को हम लिखते किससे, जे से, धारा घनत्व, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो धारा घनत्व आखिरकार होता क्या है, तो लिखिएगा पहले परिभाषा। किसी चालक, मैं परिभाषा लिखवाता हूं तब भी बच्चे नोट्स मांगते हैं। किसी चालक के किसी बिंदु, किसी चालक के एक बिंदु से अभिलंबवत, किसी चालक के एक बिंदु से अभिलंबवत, किसी चालक के किसी चालक में किसी बिंदु, अच्छा यहाँ पे किसी चालक में एक बिंदु ने, किसी ही बिंदु कर लीजिए, कोई भी बिंदु हो सकता है, एक बिंदु, कोई फिक्स बिंदु थोड़ी ना है, किसी चालक की नहीं, किसी चालक में, हाँ किसी चालक में किसी बिंदु के, अरे यार से नहीं, किसी चालक में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु, किसी चालक में कोई भी बिंदु ले लीजिए, किसी चालक में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत मतलब सीधे अभिलंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, जल्दी से अब इसको लिख लीजिएगा, जल्दी से समझिए और उसको जल्दी से लिखिए। उस गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। अच्छा, एक धारा की मात्रा को ही, या धारा की मात्रा नहीं, धारा को ही, उस बिंदु का देखिए यहाँ पे लिखना हम भूल गए, उस बिंदु के लिए ही होगा, ठीक है। धारा को ही उस बिंदु का धारा घनत्व कहेंगे ना, बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि J इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, J इक्वल टू एकांक गुजरने वाली धारा, किसकी धारा, एकांक क्षेत्रफल के, तो J इक्वल टू I/A। किसी चालक में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को इस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, J इक्वल टू I/A। अब देखिए यही होता है धारा घनत्व की परिभाषा। लेकिन इस बार 2022 के पेपर में एक चीज पूछ लिया था कि धारा घनत्व और अफवाह वेग में क्या संबंध है। अब बच्चे छोड़ के आ गए, अधिकतर बच्चे प्रश्न, मूर्ख थे वो बच्चे। धारा घनत्व और अफवाह वेग में आपसे संबंध पूछा है, तो देखिए यहां पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, धारा घनत्व
धारा घनत्व और अफवाह वेग में संबंध, वेग में संबंध हमें ज्ञात करना है, अफवाह वेग में संबंध ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, धारा और अफवाह वेग में संबंध क्या होता है सर जी? I इक्वल टू एन ई ए वी डी, अभी अभी आपको पढ़ाया है, तो धारा की जगह रख दीजिए, तो J इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन में ए से कट जाएगा तो एन ई वी डी। अगर यही बच्चे बस लिख के आगे रहते, यही बच्चे बस लिख के आगे रहते तो उन्हें मिल जाता 2 नंबर। बताइए, तो फिजिक्स ऐसा ही है, आपको अपना ये दिमाग वहां पे यूज करना होगा, फॉर्मूले से फॉर्मूले को कनेक्ट करना होगा, तभी आप जाके फिजिक्स में सही उत्तर दे पाएंगे। अब जिस प्रकार हमने धारा घनत्व पढ़ा, जिस प्रकार हमने धारा घनत्व पढ़ा, उसी प्रकार एक और आता है जिसे हम कहते हैं गतिशीलता, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब आता क्या है बच्चों? सर जब गतिशीलता आता है, ये सब नए शब्द हैं आपके लिए, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब नए शब्द हैं, तो इनको भाई डिवाइड याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे डिफिनीशन है, मेन उनका जो इम्पोर्टेंट है वो उनका क्या है? फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है। क्या आता है? गतिशीलता। गतिशीलता, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है गतिशीलता? तो गतिशीलता का परिभाषा लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं अभी। गतिशीलता का परिभाषा क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का वह अफवाह वेग जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया गया हो। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का वह अफवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया गया हो। लिख लीजिएगा, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का वह अफवाह वेग, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन को वह अफवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया गया हो। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का वह अफवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया गया हो, चालक की गतिशीलता कहलाती है। गतिशीलता कहलाती है। यानी कि इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या? किसी अफवाह वेग जो एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि वीडी अपॉन में ई। ये किसी परिभाषा हो गई, ये हो गई गतिशीलता की परिभाषा। ये सारे परिभाषा महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि ये नए परिभाषा हैं और ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का अर्जित किया गया हो, उस चालक, यहाँ पे नहीं देखिए, उस चालक की, उस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है, या उस आवेश वाहक की, उस आवेश वाहक, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऐसे तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उस वाहक की गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का आवेश, हाँ ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है? ये गतिशीलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको गतिशीलता बोलते हैं। क्या है गतिशीलता? तो किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का वह अफवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया गया हो, उस चालक के आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। उस चालक के आवेश वाहक की क्या कहलाता है बच्चों? सर, उस चालक के आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 2 परिभाषाएं मैंने दिखाई अभी, एक गतिशीलता, एक धारा घनत्व। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आता है नेक्स्ट जो आता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत चालन। तो जो भी चीजें आते हैं सारे आएंगे। अब वैद्युत चालन में नेक्स्ट आता है आपका प्रतिरोध।
अब इसको बहुत ज़्यादा समझाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा ही। प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या है सर, प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक के सिरों के बीच किसी चालक के सिरों के बीच के विभव V तथा चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को तो के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इसका तो सबको पता होगा, R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई। इसको बहुत ज़्यादा समझाने की मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है, आप लोग इसको क्लास 10 से ही ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, R इक्वल टू वी बाई आई। किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है एकदम। चीज़ें मैं देखिए बारीक से समझाता हुआ जा रहा हूँ, और वही चीज़ें आप लोगों को भी बारीकी से समझती हुई चलनी है। एक परिभाषा भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ प्रतिरोध छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात यही कहूँगा बच्चों कि अब क्लासेस डेली रूटीन से रोज चलने वाली हैं, तो जो बच्चे अब क्लास छोड़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे। बच्चों नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब जो क्लासेस छोड़ेंगे ना, जो एक दिन की क्लासेस उस दिन नहीं करेंगे, या जो मौज में रहेंगे, जो मौज करेंगे वो मौज करते ही रह जाएंगे, वो लास्ट एंड पे जाके पछताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आता है क्या, अब नेक्स्ट आता है विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे आपने, अब ये आपके लिए नया होगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध आपके लिए क्या होगा बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके लिए विशिष्ट प्रतिरोध नया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा आपके लिए, नया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है सर, विशिष्ट प्रतिरोध कुछ अलग नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध देखिए वैद्युत क्षेत्र से यहां पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहां पे अब हम विभव को लेंगे और वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच बात करेंगे। विभव और धारा, वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व को लेंगे। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, इससे रिप्रेजेंट करते जो सिग्मा टाइप में होता। तो वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, तो वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लिख लीजिएगा कि वैद्युत, क्या बोला, वैद्युत प्रतिरोध, नहीं सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व के अनुपात, धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब जो चीजें मैंने लिखी है उसको लिख देना है। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, धारा, वैद्युत प्रतिरोध तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत घनत्व, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, अब एक आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध हटा दीजिए, विशिष्ट चालकता आएगा। ये ABCD सीख रहे हैं आप वैद्युत चालन की। अभी वैद्युत चालन, ये जो वैद्युत चालन चैप्टर है ना, ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि जो पूरा पार्ट है, इकाई है, उसका ABCD सिखाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें सीखने को। चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर खत्म मतलब इकाई खत्म। एक इकाई में जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें पढ़ा कूलाम का नियम, गॉस का प्रमेय। फिर क्या पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा वैद्युत विभव तथा विभवांतर, फिर हमने पढ़ा संधारित्र, और उसके बाद से हमारा जाके पाठ कुछ समाप्त हुआ। तो फिर उसी प्रकार चीजें देखिए, विशिष्ट चालकता के बारे में हम बात करने वाले हैं।
विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, लेकिन यहाँ पे उल्टा शब्द का प्रयोग मत करिएगा, साइंस है क्योंकि ये, ठीक है। तो विशिष्ट, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, को ही विशिष्ट चालकता, को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिग्मा बराबर 1 ये हो जाएगा, ये लैम्डा। लेकिन क्या यही उत्तर है? नहीं भाई, ये कहाँ से उत्तर हो गया? ये तो मैंने जो लिखा वही होगा। तो इसके इक्वल टू क्या होता है सर जी? E/J, तो ये क्या हो जाएगा? J/E। ये रहा आपका उत्तर। ऐसे ये चीज़ें पूछता है, 2-2 नंबर में ये सब डिफिनीशन पूछेगा, जितनी भी आपको नए नए डिफिनीशन लिखवाई जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें नई है, वो सारी चीज़ें पूछता है। जैसे इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अपने इससे पिछले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बार पूछता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो बताया था क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसके द्वारा, बताइए भाई बताइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। पहले बात तो क्या है? वो गतिज ऊर्जा है। एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज का लास्ट होगा। वो है हमारा क्या? ओम का नियम। अब ये भी किसी को पढ़ाने की सर आपको जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको डीपली समझेंगे ओम के नियम को, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या है कि ओम का नियम क्या होता है? V = IR। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो V = IR से नहीं, हम दूसरे शब्दों से यहाँ पे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर यही है, वही असली है, उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? V = IR। और हमको लगता है कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, फिजिक्स का कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, चीज़ें डेली पढ़ते चलिए, वरना आपको लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर न ही आप रिवीजन क्लासेस का मजा ले पाएंगे, और न ही जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो क्वेश्चन का आप मजा ले पाएंगे। चलिए, तो ओम का नियम, ओम का नियम, देखिए ओम के नियम को पहले ध्यान से समझिएगा। तो मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है ना, लिख देता हूँ पहले तब समझाऊंगा कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का, ओम के नियम के अनुसार यदि, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की नहीं, यदि ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, ब्रैकेट में लिख देना, जैसे कि ब्रैकेट में, ठीक है, जैसे कि ताप, दाब आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए, परिवर्तन नहीं किया जाए, तो किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभव लिख लीजिए, विभव तथा, या विभवांतर लिख लीजिए, किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली
उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। यानी कि जो आपका V/I है ये नियत है, और इसी नियत राशि को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं। इसी को तो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि R = V/I। इसी नियत राशि को हम लोग R के आन दे देते हैं, प्रतिरोध दे देते हैं, यानी कि प्रतिरोध नियत होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कहता है ओम का नियम? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए, आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उस चालक की उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होगा वो नियत होगा, वो सदैव नियत होगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, यदि ये चालक है, अब उनके नियम को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर दो थोड़ा सा, V/IR को, यही ओम का नियम है, ठीक है। देखिए अब इसको ध्यान समझिएगा, यदि मान लीजिए ये एक चालक है, ये क्या है सर, ये एक चालक है। अब हम इस चालक की जो भौतिक अवस्था है इसके आसपास, जैसे कि जो दाब है या इसको जो ताप है, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं देते हैं, इसका टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन इस चालक के हम ना ताप में परिवर्तित किया ना दाब में, किसी भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और अगर इस चालक के पहले विभव लग रहा था 20 वोल्ट का, उसको चेंज कर दिया हमने, उसको कर दिया बिना किसी भौतिक अवस्था को परिवर्तन किए, कर दिया 40 वोल्ट का विभव। अगर हम इसमें 40 वोल्ट का विभव भी लगा देते हैं, तब भी जो 40 वोल्ट का विभव और जो उसमें धारा बहेगी उसका अनुपात नियत होगा। अगर हम विभव को 60 वोल्ट भी कर दें तब भी ये नियत होगा, 90 वोल्ट कर दें तब भी ये नियत होगा। यानी कि V/I का अनुपात सदैव क्या होगा, नियत होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए। तो अगर आप ये लिखना भूल गए, तो पूरा ओम का नियम लिखा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। एक बात फिर लास्ट में जाते जाते कहूँगा कि अगर जो बच्चे डेली की क्लासेस को अब नहीं कर रहे हैं तो उनके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अब क्लासेस नियमित चलेंगी, डेली चलेंगी और कोर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि आपका वैद्युत चालन कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आगे जैसे ही ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 डेली एक दो दिन में खत्म होने वाले चैप्टर है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं बच्चों। सबसे बड़ा जो पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतता, यानी कि जो कूलाम का नियम, गॉस का नियम आपने पढ़ा, सबसे बड़े चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। अब जो चैप्टर हैं छोटे छोटे ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।